हिंदू मुस्लिम करने से या किसी भी एक कौम को टारगेट बनाने से या गलत बयानी से, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इसमें तो सीधा सा ये है कि जो लोग साजिश करता है उनका निपटारा होना चाहिए, वो किसी भी रूप में हो, कानून के दायरे में हो। और बाकी जो उनके हाथों का खिलौना है वो तो दोषी है ही। इस बार जितना मुखर मुस्लिम समाज हुआ है वो भी अपने आप में एक मिसाल बनने जा रहा है। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरविंद टेबक, दैनिक जनवाणी के ब्यूरो चीफ गंगो। पहलगाम में बीती 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 निर्दोष बेगुनाह मासूमों की जान चली गई। उसके बाद देश भर में माहौल गर्म है। सभी चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी ये नापाक हरकत की है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस पहलगाम की घटना पर अरविंद टेबक जी का क्या सोचना है, इन्हीं से बात करेंगे। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे जो पहलगाम में 22 तारीख को घटी घटना? देखो, ये तो निंदनीय तो है ही। निंदनीय क्या, इतनी जघन्य हत्याएं हैं। दूसरा, इसमें जो सबसे अलग टेरर नजर आया, जो आतंकवाद का रूप जो मुखर हुआ है इसमें, कि नाम और धर्म पूछ के। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या साजिश है, ये तो जांच के दायरे में जब लेंगे, अगर सही जांच होगी तो आएगा। पुलवामा की तरह ये ठंडे बस्ते में ना जाए। और जब ये इसकी जांच होगी तो उसके जद में जो भी आए और पता चले कि ये आखिर सुरक्षा व्यवस्था किस लिए हटी। कुछ दिन पहले तक वहां पे सब चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी, लोग हनीमून मनाने भी गए। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स में एक ने बयान भी दिया है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी और वहाँ पे पुलिस भी थी, फौज की सेना के जवान भी थे। उससे पहले उन्हीं दिनों वहाँ पे जो है कुछ नेताओं का कोई कार्यक्रम हुआ, तब भी वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था थी। तो आखिर इस आतंकवाद और इस जघन्य हत्याकांड से पहले किस कारणों से उन लोगों को हटाया गया, ये एक सवाल, ये भी एक सवाल है। और ये सवाल मैं लगातार जब से कांड हुआ किसी भी मीटिंग में या मैं जा रहा हूँ तो ये हटा रहा हूँ, जबकि लोगों को कुछ नागवार भी गुजर रहा है ये। क्योंकि जांच अगर सही हो तो सब चीज स्पष्ट सामने आती है। बिल्कुल। और यहाँ जांच का क्या है कि किसी भी घटना की जांच निकाल दी, लेकिन कभी आज तक रिजल्ट देखने में नहीं आया, खासकर इस तरह की घटनाओं का, जबकि होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इस बार जितना मुखर मुस्लिम समाज हुआ है वो भी अपने आप में एक मिसाल बनने जा रहा है। कश्मीर में पहली बार, क्योंकि मुझे भी लगभग 35 साल प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हो गए, कश्मीर में पहली बार मुस्लिम समाज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता नजर आया। अब उसमें क्या है कि कुछ लोगों के सामने जब ये जिक्र आता है, हम लोग जब डिबेट करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि डर है जी, डर का माहौल है इसलिए पाकिस्तान। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। डर का माहौल हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। किन लोगों को नजर आ रहा डर का माहौल हिंदुस्तान में, मैं नहीं समझ पाया। और बाकी तो ये है कि घटनाओं से बाद हमेशा जांच की बात होती है, लेकिन पब्लिक के सामने वो जांच कभी भी आज तक खुल के नहीं आई ताकि पब्लिक को पता चले। कई सवाल हैं। सुरक्षा दृष्टि से अगर देखा जाए तो किस लिए वो सुरक्षा हटाई गई? कुछ दिन पहले सब वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था थी, फिर आपको पता था कि वो मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ पर्यटक हजारों की संख्या में थे। हजारों की संख्या में आना जाना। सीजन का वक्त है, व्यवसाय है, अर्थव्यवस्था खराब होगी। इन सब के पीछे साजिशकर्ताओं को ही सामने आना चाहिए, जो जिन्होंने टारगेट किया और जो टारगेट हुए या जो युवा टारगेट बनाए जा रहे हैं, उनके अलावा उनको तो सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन उनके अलावा जो उनके पीछे का साजिश करने वाला है उनको भी चिन्हित करके उनको भी सजा के दायरे में लाया। अरविंद जी, आतंकवादी तो आतंकवादी है, उसका काम है दहशत फैलाना, नरसंहार करना, लेकिन धर्म पूछना, नाम पूछना, ये क्या मकसद हो सकता था उनका? ये मकसद पिछले कुछ टाइम से एक राजनीति प्रबल हुई है। उस राजनीति का दायरे में शायद
प्रतिक्रिया भी हो सकती है कि उन्होंने भी इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करी कि नाम और ये पूछ के करो, तो ताकि ये आपस में वैमनस्य फैले हिंदू मुसलमान का, जबकि यहाँ की जो व्यवस्था है और जो यहाँ का प्यार है वो कभी खतरे में नहीं पड़ा। इक्का दुक्का होता है, लेकिन फिर भी कुल मिला के अच्छे लोग हैं सभी कौम में, सभी जातियों में, और वो अच्छे लोग हैं तो ये व्यवस्था कायम है। जैसा कि आपने कहा कि उनका मकसद देश में वैमनस्य फैलाने का हो सकता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसमें फिर वो कामयाब भी दिखे, क्योंकि जगह जगह देखने को मिला कि भारत के अंदर फिर मुस्लिमों को टारगेट किया गया। हाँ वो हुआ, लेकिन ये देखो पहले जब जिस वक्त सिख आतंकवाद था तो दिल्ली में क्रिया प्रतिक्रिया ये होती है, लेकिन सही मायने में तो हिंदू है, हिंदू की रक्षा के लिए ही सिख कौम बनी थी। उनके गुरुओं ने, हमारे गुरुओं ने जो उनको अमृत छकाया था, लेकिन वो भी टारगेट बनाए गए। तो ये थोड़ा सा होता है। ये भी आप देख लो कि जिस वक्त ये गायें का कटन और ये सब कुछ आया तो हमारे जो हरिजन हैं या जो इसको खाल खींचने का काम करते तो उन्हें भी टारगेट बनाया गया। तो ये इतना मायने नहीं रखता, मैंने ये रखता है कि अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर लोग इस बार खिलाफ मुखालिफ नजर आए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पहली बार देखने को मिले कश्मीर में। बाकी अन्य जगह तो मुसलमान जुड़ा हुआ है काफी। ये हो सकता है कि एक वर्ग ज्यादा क्रूर हो, ज्यादा अक्रूर हो, एक वर्ग थोड़ा सॉफ्ट हो, ये तो हो सकता है, लेकिन सभी जातियों में हर तरह का लोग है और उन्हें पूरी जाति को टारगेट नहीं करना। अच्छा, जिस तरह की नरसंस हत्याएं की गई उसके बाद सरकार पर भी एक दबाव बना जनमानस की तरफ से कि भाई पाकिस्तान हर बार ऐसा करता है, वहां से आतंकवादी आते हैं और अब ये होगा वो होगा। सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं, सिंधु बॉर्डर बंद किया है, कुछ और शर्तें इस तरह की जो नदी के जल की बात है। तो क्या सरकार कदम उठाने चाहिए जिससे पाकिस्तान पर दबाव, या क्या संभावनाएं लगती हैं आपको? अब ये देखो कि अब रसिया से हटके अमेरिका से दोस्ती की बात का दावा भारत करता रहा है, ठीक, लेकिन उसकी नीति से बहुत दूर है हिंदुस्तान। जिस तरह से उन्हें उग्रवाद का खात्मा करने के लिए उनके आकाओं को टारगेट करके और उनकी सरजमी पे जहां वो छुपे हुए थे ठोका, बिल्कुल। तो इस तरह की कोई नीति अगर बन सकती हो, कानूनन ड्रामा क्या है मैं इस बारे में विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर वो बन सकती हो तो मुझे लगता है कि तभी उग्रवाद समाप्त होगा, ना कि हिंदू मुस्लिम करने से या किसी भी एक कौम को टारगेट बनाने से या गलत बयानी से। इनसे कुछ नहीं होने वाला। इसमें तो सीधा सा है कि जो लोग साजिश करता है उनका निपटारा होना चाहिए, वो किसी भी रूप में हो, कानूनन हो, कानून के दायरे में हो, और बाकी जो उनके हाथों का खिलौना है वो तो दोषी है ही। तो आपको लगता है कुछ सरकार ठोस कदम उठा सकती है? ठोस कदम, जहां तक सिंधु बॉर्डर की आपने बात करी और सिंधु जल योजना, और इन्होंने सिंधु जल योजना को निरस्त या निलंबित करने की बात करी, तो उधर से आवाज आई कि शिमला समझौता हम जो है इसको निरस्त या हम निलंबित कर देंगे। अब इसके अंदर अगर हम जाए, एक 7 नदियों का सिंधु समेत 6 नदी और ये सामंजस्य बनाकर ये हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता करके, जब पानी सीधा सीधा वेस्ट हो रहा था और वो पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर बिना यूज किए जा रहा था, ना सिंचाई में यूज हो रहा था, ना पीने में यूज हो रहा था, तब अमेरिका ही क्या कोई अधिकारी, नाम तो मेरी याद नहीं आ रहा, और भारत आया तो वर्ल्ड बैंक ने फिर मध्यस्थता करके ये सिंधु समझौता 60 में, जबकि 52 में इसका शुरुआत हुई थी इसको बनाने में, जहां तक मेरी जानकारी है, और 60 में जाके यू हुआ। तो बहुत कुछ सोच के 8 साल अगर लगे हैं तो बहुत कुछ सोच के इसको मसौदा तैयार हुआ होगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी अगर ये बात कहते हैं कि जल और लहू यानी खून एक साथ नहीं बह सकता, बात भी सही है, उसकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन बात यह है कि उस आम जनता की का भी दोष कहाँ है जो इस पानी पर निर्भर है, और एक ठोस कदम उठाए जाए
और उन्होंने शिमला समझौता की बात करी, मान लो पाकिस्तान ने, मुझे लगता है जिस आका ने उसने करी उसे शायद शिमला समझौता के बारे में शायद पूरी जानकारी भी ना हो। उसमें तो शिमला समझौता में जितना 13,000 किलोमीटर एरिया पाकिस्तान का वापस किया गया था, तो वो समझौते के तहत हुआ था। तो ये सब चीजें हैं, इनका मतलब बैठ के भी हो सकता है और बैठ के नहीं होता, तो इसको सीधा सीधा निशानदेही हो, चिन्हित हो और उन लोगों को सजा दी जाए। जब तक साजिश करता नहीं मारे जाएंगे या साजिश करता नेस्ता नाबूद नहीं होंगे या कानून की जद में नहीं लाए जाएंगे, तब तक मुझे लगता है इस आतंकवाद का हल इस तरह से निकलने वाला मुझे लगता है कि नहीं है। बाकी सरकार को क्या लगता है वो सरकार, जो सरकार को लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया थे अरविंद टेबक जी, दैनिक जनवाणी के ब्यूरो चीफ गंगो से, जिनको आपने सुना। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।